तो रेलवे परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं जो हमारा अग्रवाल सीरीज़ की बुक है, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज का हमारा मॉक पेपर नंबर चौथा है। और हम जो है सबसे पहले जीके का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम साइंस का, उसके बाद हम रीजनिंग और उसके बाद लास्ट में हम मैथ सॉल्व करेंगे। और टोटल आपका 1 से 75 क्वेश्चन की यह आपका सेट रहता है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। तो इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बस बेल आइकन को आपको ऑन कर लेना है। और अगर आपका कोई भाई बहन या मित्र अगर जो है रेलवे की तैयारी कर रहा है तो इस चैनल के बारे में उसे ज़रूर बताइए। तो अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, मॉक नंबर हमारा चौथा है। तो अब आपके सामने देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न दिख रहे हैं। और बात करें तो पहले प्रश्न की, कह रहा कि कौटिल्य के प्रमुख परामर्शदाता कौन थे। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो कौटिल्य के जो आपके प्रमुख परामर्शदाता कौन थे, तो ऑप्शन में आपके पास 4 हैं। मैं आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दूंगा। और जब रही रीजनिंग और मैथ की बात, तो आप उसे वीडियो को जो है पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है वीडियो प्ले कीजिए। तो अब देखिए, तो अगर बात करूं तो कौटिल्य के प्रमुख परामर्शदाता कौन थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जो है अनेकों नाम थे, जिसे उन्हें विष्णु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनका एक नाम विष्णु भी था। उनका एक नाम विष्णु भी था। और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। क्या? तो इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था और इनका एक नाम से और भी जाना जाता था। अगर बात करें तो वे चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ब्राह्मण महामंत्री थे। उनके द्वारा रचित जो है पुस्तक थी वह अर्थशास्त्र में आपकी राजनीति, अर्थनीति, कृषि व समाज नीति आदि के वह महान ग्रंथ के लेखक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को जो है समाप्त करके मौर्य वंश की जो है नींव रखी थी। मौर्य वंश की जो है नींव रखी थी। और जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे वह कौटिल्य के आपके प्रमुख परामर्शदाता थे। तो ऑप्शन हम पहला करेक्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही धर्म को जो है स्वीकार किया है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है तानसेन, बीरबल और टोडरमल हैं। और देखिए कौन है, तो मानसिंह हैं। तो जब देखिए जो अकबर था उन्होंने देखा कि लोग जो है कई धर्मों को मानने वाले हैं और वह अपनी तरीके से वह अपने अपने धर्मों के अनुसार विभिन्न भगवानों की पूजा कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया, तो अकबर ने एक धर्म चलाया, इलाही धर्म, दीन इलाही धर्म जो है उसने चलाया। और इसे सबसे सर्वप्रथम जो हिंदू शासक था वह जो था आपका बीरबल था। इसने ही सर्वप्रथम दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और यह हिंदू शासक बीरबल था। सम्राट अगर अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म आपका 15 अक्टूबर 1942 को जो है अकबर को अमरकोट की राणा बीरसाल के महल में हुआ था। और अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था, राज्य अभिषेक आपका हुआ था 14 फरवरी 1556 में जो है उसका राज्य अभिषेक हुआ था। 1942 तो नहीं होगा, एक मिनट कुछ मिस्टेक है, कोई नहीं। आगे देखिए, कह रहा है कि अगर अकबर जो था वह शिक्षक अब्दुल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन हम जो है बीरबल हम इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है कि 1885 में किसकी अध्यक्षता में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी? ऑप्शन है जो है व्योम चंद्र चटर्जी, दादा भाई नौरोजी और आपके एम ह्यूम और बदरुद्दीन तैयबजी। तो 1885 की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी। तो ये जो आपकी हुई थी वह व्योम चंद्र चटर्जी थे। अब 28 दिसंबर और 1885 में व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी और कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी और मुंबई में एक संस्कृत विद्यालय में हुई थी। वास्तव में कांग्रेस तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, उस टाइम कौन था? तो उस टाइम आपका डफरिन था। डफरिन की दिमागी उपज थी। एम ह्यूम ने उनकी प्रेरणा से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के समय कांग्रेस में केवल आपके 72 लोग ही इस संगठन में जो है शामिल थे। 72 लोग जो है कांग्रेस के गठन में उस टाइम शामिल थे। अब चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रे की बात पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास है भारत है और बांग्लादेश है, नेपाल है और पाकिस्तान है। तो ये आपका भारत में ही स्थित है। कहाँ पे? तो रोहतांग दर्रा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। और यह आपकी बात करें तो 13,000 कितना? तो यह आपका 13,050 फीट आपका जो है जो आपका समुद्र तल से 4 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है और रोहतांग इस जगह का नाम है। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका जो आपका पुराना नाम था वह भृंगु। क्या नाम था इसका पुराना नाम? भृंगु तुंग था। भृंगु तुंग इसका पुराना नाम था। और यह मनाली में कुल्लू शहर से 71 किलोमीटर दूर स्थान पर मनाली लेह के मुख्य मार्ग में यह पड़ता है। ऑप्शन 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आप सब जानते ही हैं। तो श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से। अब बात करूं तो यह भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सकता है, जिसमें दुग्ध कृषि और कृषि के एक श्रेणी है। यह पशुपालन से जुड़ा एक बहुत ही लोकप्रिय उद्यम है। इसके अंतर्गत आपका दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी निरंतर बदलती रहती है और पृथ्वी की दूरी समतल कक्षा के संदर्भ में नत होती है और घूर्णन अक्ष समतल कक्ष के लंबवत होता है या पृथ्वी की घूर्णन अक्ष समतल कक्ष के समानांतर होता है। तो ये थे आपके पास 4 ऑप्शन। अगर बात करें 6 नंबर प्रश्न की तो देखिए 6 ऑप्शन बी हो जाएगा कि पृथ्वी की धुरी जो है समतल कक्ष के संदर्भ में आपकी नत होती है। अब देखिए जो आपकी पृथ्वी की धुरी परिक्रमा के कक्ष के तल पर लंबवत ना होकर यह आपका 23.5 डिग्री कितना 23.5 डिग्री झुकी होती है, जिसके कारण पृथ्वी पर सभी भागों में वर्षा भर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। इसलिए पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में तापमान के परिवर्तन में आपकी असमानता जो है आपकी वह घटती और जो है बढ़ती रहती है, घटती और बढ़ती रहती है और इसी कारण जो है मौसम का बदलना आपका स्टार्ट होता है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति का महाभियोग डैश डैश द्वारा चलाया जा सकता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संसद और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल।
तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके प्रति आपका महाअभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए 7वें का ऑप्शन हमारा हो जाएगा संसद। अब बात करें तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग का जो वर्णन है वह सब आर्टिकल आपका किस में? तो आर्टिकल आपका 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 में किया गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति पर आपके विभिन्न तरीकों का आचरण और कदाचार का आरोप हो और सर्वाधिक आपका 6 किलोमीटर या भारत में नहीं बल्कि ऑप्शन देखिए 6 हमारा संसद करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। कब? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके अगर याद में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक केंद्रीय बैंक के रूप में एक जो है केंद्रीय बैंक के रिजर्व अधिनियम 1934 रिजर्व अधिनियम 1934 के अधीन 1935 में यह आपकी हुई थी। राष्ट्रीयकरण आपका 1949 को हुआ था। और पारिश्रमिक मात्रक किसका है? ऑप्शन में है समय, वेग, दूरी और कोण। तो पारिश्रमिक की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पारिश्रमिक जो है वह दूरी का मात्रक है। एक पारिश्रमिक बराबर आपका कितना होता है? एक पारिश्रमिक बराबर आपका होता है 3.08 08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब बात करें तो समय का मात्रक आपका क्या होता है? टाइम का मात्रक आपका सेकेंड होता है। कोण का मात्रक आपका क्या होता है? कोण का मात्रक आपका क्या होता है? तो कोण का मात्रक आपका रेडियन होता है। कोण का मात्रक आपका रेडियन होता है। और वेग का मात्रक मीटर प्रति आपका वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हवाई जहाज़ का आकार धारा रेखित होता है ताकि वह आपके डैश डैश पर काबू पा सके। ऑप्शन है वायु का घर्षण बल, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण और बेलन घर्षण। तो 10वें का ऑप्शन ये जाएगा कि यह हवाई जहाज़ का जो आकार होता है वह धारा रेखित होता है ताकि वह वायु का घर्षण बल पर काबू पा सके। और बात करें तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है। तो ऑप्शन आपका ए है, बी है, सी है और डी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। इसे फटाफट पढ़िए और उत्तर चूज कीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या बताता है? तो ऊर्जा का जो संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है, लेकिन इसे क्या किया जा सकता है? लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में जो है आपका परावर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन हम डी लगा देंगे। अब क्या कह रहा है देखिए 12 नंबर प्रश्न। कह रहा कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य आपका किस पर निर्भर करता है? तो सतह की प्रकृति जिस पर यह हस्तांतरित किया जाता है, और वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति को ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों में अंतर, सतह का झुकाव जिस पर यह हस्तांतरित किया जाता है, और डी कह रहा है यह वह पथ है जिस पर वस्तु को हस्तांतरित किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु के आरंभिक और अंतिम स्थिति को जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर जो है अंतर पर निर्भर करता है, और गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य पथ पर जो है निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन जो है हम बी लगा देंगे 12 नंबर में। अब 13 नंबर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर। कह रहा है कि विद्युत उपकरण जो सदैव आपके श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं
वह क्रमशः हैं। तो विद्युतदर्शी और एमीटर, एमीटर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर धारा मापी और वोल्ट मीटर और एमीटर। तो 13 नंबर प्रश्न का अगर विकल्प की बात करें तो 13 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि विद्युत उपकरण जो सदैव श्रेणी क्रम में जो है और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, ये आपके एमीटर और आपके वोल्ट मीटर हैं। अब बात करें तो एमीटर हमेशा सर्किट से श्रृंखला में जुड़ा होता है, जिससे करंट की भाषा जाना जाता है। जैसे आपका मैं बात करूं तो ये आपका इस तरह से जुड़ा होता है और ये आपका देखिए यहाँ पे ए होता है, जिसे आपका यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आपका जो है आपका एनर्जी होती है और यहाँ पे आपका जो है की होती है, यानी आपके द्वार होता है। और ये आपका जो है आपका आर यहाँ प्रतिरोध होता है। और एमीटर का उपयोग एमीटर का प्रयोग जो है वह धारा को मापने के लिए किया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में श्रृंखला में जुड़ा होता है, जिससे जो आपका विभव को मापे जाना होता है। आगे देखिए 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से आपका कौन सा है। तो ऑप्शन है मृदु लोहा, तांबा और रेडियो धातु, स्टील। तो 14 की बात करें तो एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा आपका स्टील हो जाएगा। विकल्प डी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा है कि 340 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 0.017 मीटर की तरंग दैर्घ्य वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति क्या होगी, तो अगर बात करें तो आपकी चाल कितनी दे रखी है, यानी स्पीड आपका कितना दे रखा है। तो स्पीड आपका कितना दे रखा है, स्पीड आपका दे रखा है 340 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। 340 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और बात करें तो आपका देखिए लेमडा बराबर आपका कितना दे रखा है, देखिए आपका दे रखा है 0.017 दे रखा है। अब एक सूत्र होता है चाल बराबर तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, यानी आपकी चाल बराबर क्या, तो आपका देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका सी बराबर आपका हो जाएगा लेमडा इंटू आपका एफ हो जाएगा। एफ हो जाएगा। और अगर हमें एफ का मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका लेमडा अपॉन में आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 340 और बटे में हम कर देंगे 0.017 कर देंगे। अब इससे जो है क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग देंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितने जीरो आपके ऐड हो जाएंगे। तो इसे डिलीट कर देते हैं। दोबारा देखिए कितने ऐड आपके 3, 1 मिनट, तो आपका 1 जीरो था ना, तो आपका इसमें से 3 जीरो आपके 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो और बटे में आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यह जब इसे 17 दूना 34 और 17 दूना 34 तो आपके अब 2 12 में आपका यह जो है कट जाएगा, तो आपका 2000 रुपये आ जाएगा। 2000 आपका आ जाएगा। और 2000 देखिए हर्ट्ज में आएगा ना, तो हर्ट्ज की बात करें ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर कह रहा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस जो देखी जाने वाली स्लाइड के ऊपर मौजूद होता है उसे डैश डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन है फाइन एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट, नेत्रिका, अभिदृश्यक लेंस। तो 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस हो जाएगा। अब लेंस जो देखी जाने वाली स्लाइड के ऊपर मौजूद होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। और यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी है जो छवि प्रदर्शित करने के लिए एक या एक से अधिक लेंसों का उपयोग करना पड़ता है। ऑप्शन जो है डी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। 17 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है कि जब 2 परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं तो ऊर्जा निकलती है,
ना तो ऊर्जा निकलती है ना ही अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषित होगी या ऊर्जा निकलेगी या अवशोषित होगी। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो जब 2 परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं तो यह क्या होता है, तो ये आपकी वहाँ पे ऊर्जा निकलती है। और एक तो आपकी क्या होती है, तो एक तो आपकी देखिए एक बंधन ऊर्जा होती है। क्या होती है, एक आपकी बंधन ऊर्जा होती है। अब ये बंधन ऊर्जा क्या है, तो बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी कण तंत्र से किसी कण को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नम हवा में तांबा संरक्षित होता है और Cu यानी कापर के संरक्षण का निर्मित रासायनिक यौगिक का रंग सूत्र क्या होगा। तो ये आपका हरा दे रखा है Cu2CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइज, नीला यानी CuSO4, काला CuO और हरा दे रखा है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइज। तो अब बात करें 18 नंबर प्रश्न की, तो विकल्प डी हो जाएगा हमारा, हरा हो जाएगा। अब हरा हो जाएगा कि लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहने पर तांबे का बर्तन सतह रंग का हो जाता है, जिसमें आपके 2Ca नहीं आपका Cu होगा, 2Cu। और बात करें तो आपका H2O और प्लस में आपका क्या हो जाएगा CO2 प्लस आपका H2। और जब आपका H2 नहीं आपका O2 होगा, क्या होगा O2 होगा। जब यह आपका क्रिया कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा Cu और OH का होल ट्वाइज, OH का होल ट्वाइज और इंटू में क्या हो जाएगा CuCO3 हो जाएगा। ऑप्शन जो है हम डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। कह रहा कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत आपका धनात्मक तत्व है तो CS दे रखा है और आपका K है, Li है और आपका सोडियम है। तो सर्वाधिक आपका वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा 19 नंबर में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा CS। CS क्या है, तो CS का मतलब आपका CGM होता है। क्या होता है, CGM होता है, CGM होता है। अब बात करें तो CGM के नाभिक का आकर्षक सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की ओर बहुत कम होता है, इसलिए यह सबसे स्थिर अवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की खोने के लिए सदैव तैयार रहता है। इस प्रकार यह सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षारों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे आपको पहचानना है। तो ऑप्शन कह रहा है कि लिटमस है, आपके फेनाप्थलीन है, मैथिल ऑरेंज है और मैथिल रेड है। तो आपका 20 नंबर में आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा। अब लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो अम्ल और क्षारों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अम्ल वह होते हैं जिनकी उपस्थिति में नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है और क्षार वह होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी एक दूसरे के यह अपोजिट कार्य करते हैं। अब 21 नंबर कह रहा है कि वह पदार्थ जो तनु अम्ल के साथ उपचार करने के पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं वह हैं। ऑप्शन है मार्बल, चूना पत्थर, बेकिंग सोडा और चूना। 21 का देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, चूना हो जाएगा। अब बात करें तो वह पदार्थ जो तनु अम्ल के साथ आपका उपचार करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता वह चूना है। मार्बल और चूना पत्थर कैल्शियम के कार्बोनेट हैं और जबकि आपका बेकिंग सोडा हाइड्रोकार्बोनेट है और यह तन अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करने पर उत्पाद गैस के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, नमक, सलाद, स्टील और आयरन। तो शुद्ध पदार्थ की बात करें इसमें से आपका 22 नंबर में शुद्ध पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा डी में आपका क्या है, तो पहला और चौथा, यानी नमक आपका जो दे रखा है, यानी आपका नमक और क्या है तो आयरन।
नमक और आयरन यह आपके शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे। और शुद्ध यानी आयरन का मतलब आपका क्या हो जाएगा, एफ और ई। एफ और ई। और नमक का सोडियम क्लोराइड है और इसे एक शुद्ध पदार्थ माना जाता है क्योंकि यह एक समय में आपका निश्चित संरचना होती है। और लोहा भी आपका एक शुद्ध पदार्थ होता है क्योंकि यह एक धातु और धातु तत्वों को एक वर्ग जिसे सरल पदार्थ जो है तोड़ा नहीं जा सकता है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि उस यौगिक का नाम बताना है जो एक समयाबी आइसोमेर नहीं है जिसका आणविक सूत्र आपका C2H12 है। तो आपके पास है 2,3 डाई मेथिनल ब्यूटेन और 2 मेथिनेट ब्यूटेन और एन पेंटेन और 2,2 आपका डाई मेथिल आपका क्या है, तो प्रोपेन है। तो ऑप्शन बात करें 23 का, तो 23 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें तो आपके देखिए यह होता है आपका बात करें तो आपका 2 से 3 डाई मेथिल ब्यूटेन एक समयाबी आइसोमोर नहीं है क्योंकि इसका आपका जो सूत्र क्या होता है, तो C6H आपका 14 होता है। अब यह देखिए आपका होता किस तरह से आपका, तो आपके 3C ये आपके बंद होते हैं। और बात करें तो इधर आपका होता है CH3 और इधर आपका भी आपका C होता है और इधर भी आपका नहीं H होता है। H इधर भी आपका और H आपका इधर भी। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे CH3 और CH3 और इधर आपका हो जाएगा H3C। तो जबकि 2 मैथिल ब्यूटेन और एन पेंटेन और 2-2 बार आपका डाई मेथिल प्रोपेन एक समव्यापी आइसोमोर है क्योंकि इन सभी का आणविक सूत्र आपका C5H12 होता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा प्याज के आवरण को रंगीन करने पर सामान्यतः यह डैश डैश किस विलयन का जो है उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आयोडीन, सिप्रानिन और मेथिलीन ब्लू और फिनाल्फिथिलीन। तो 24 नंबर का बात करें विकल्प का, तो आपका फिनाल्फिथिलीन हो जाएगा। अब यह प्याज के आवरण को रंगीन करने पर सामान्यतः फिनाल्फिथिलीन विलयन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और बात करें तो जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र होता है आपका C20 और H14 और O4 होता है, यह इसका सूत्र होता है। और यह अगर दोगुने के लिए सेफ्रानिन का प्रयोग किया जाता है, यानी प्याज के छिलके में जो है कोशिकाओं को दागने के लिए आपका सेफ्रानिन का प्रयोग किया जाता है और यह कोशिकाओं का एक विशिष्ट गुलाबी रंग जो है प्रदान करता है। क्या कह रहा है 25 नंबर, सही स्तनधारी का चयन करें जो अंडे देती है। तो आपके पास है प्लेटिपस, चमगादड़, कंगारू और बाघ। तो अंडे आपकी बात करें, अंडे कौन देता है, तो अब देखिए प्लेटिपस जो आपकी हो जाएगी। प्लेटिपस एक आपका स्तनधारी है और जो अंडे देती है यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक स्तनधारी प्राणी है। यह स्तनधारी आपके मोनिटीम गण के 5 ज्ञात जातियों में से एक है जो स्तनधारी होने के नाते अपने शिशुओं को दूध भी पिलाती है, लेकिन मादा गर्भधारण के बजाय अंडे देती है। इसका चोंच बत्तख जैसा होता है और हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसका संपूर्ण जीवन मैप बनाया है। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा सही विकल्प को आपको चयन करना है, यानी आपको पॉजिटिव विकल्प चुनना है। कह रहा है क्या, कह रहा है कि पशुओं और पौधे दोनों में अंग और अंग प्रणाली के संरचनात्मक संगठन बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं, यानी नेगेटिव कह रहा है। तो ये तो हमारा जो है नहीं होगा।
अब बी ऑप्शन कह रहा है अंग और अंग प्रणाली का संरचनात्मक संगठन बहुत ही जटिल पौधे की तुलना में जटिल पशुओं में आपकी अधिक विशिष्ट है। तो ये तो सत्य लग रहा है। सी देखिए कह रहा है जटिल पशुओं में अंग और अंग प्रणाली का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों के समान होता है। ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे इसमें। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक वयस्क का हृदय जो है वह औसतन कितनी बार स्पंदन करता है। तो ये आपके 72 बार हमने आपके बचपन से ही पढ़ा है कि जो आपका हृदय का एक पेशी अंग होता है जिसे केसुरकी जीव भी कहते हैं। यह संकुचन के द्वारा जो है संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों में जो है यह करता है। और देखिए कह रहा है कि 28 नंबर जीन उपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्र में, कोशिका झिल्ली में, लाइफोसोम में, केंद्रक झिल्ली में। तो जीन उपस्थित होते हैं। बात करें तो ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र में। देखिए यह एक क्रोमोसोम, यह आपका क्रोमोसोम डीएनए के बहुत ही लंबे स्ट्रैंड से बना होता है और इसके कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर एक विशेष क्रम में अवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र एक विशेष स्थान पर जो है होता है। कह रहा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस की बात करें तो 28 जुलाई को 28 जुलाई को यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाना है और ये एक संक्रमण बीमारी का समूह है जो कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई के रूप में जाना जाता है। कह रहा लोकप्रिय भारतीय लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका जो वास्तविक नाम था जो आपका था धनपत राय श्रीवास्तव। अब बात करें इनकी जो है उपन्यास थे और यह परामर्जित जो आपके यह प्रेमचंद भारत के प्रख्यात कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार थे और इन्होंने भारतीय साहित्य को जो है एक नई दिशा देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी लोकप्रिय रचनाएं जैसे नमक का दरोगा, गोदान, गबन, कफन, यह सब इनकी रचनाएं हैं। तो मैथ हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। कह रहा कि लागू तर्क का अनुसरण करें। स्टोव का आपका इतना दे रखा है, पोल का संबंध पूछ रहा है। तो कॉपी कलम लेकर बैठिए। अब आपको जो है कॉपी कलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो बात करें 52 नंबर विकल्प की, तो स्टोव दे रखा है ना, क्या दे रखा है, ऐसे है, टी है, ओ है और पी है। अब इसको लिखा क्या है, तो इसको लिखा है यू एक्स। अब प्लेस वैल्यू सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्लेस वैल्यू जो है निर्धारित करेंगे। तो एस का आपका 19 होता है, टी का 20 होता है और ओ का 15 होता है और पी का 16 होता है, यू का 21 होता है, एक्स का 24 होता है, फिर आपका क्या है यू है ना, यू का 21 होता है और एक्स का 24 होता है। तो 19 से 21 तक जाने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 20 से 24 तक जाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, 15 से 21 जाने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा और 16 से 24 जाने के लिए आपका जो है 8 ऐड करना पड़ेगा। यानी +2 हमें जो है ये आपका पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो अब देखिए 2 4 6 आपका बढ़ा ना, तो आपका क्या दे रखा है, पोल दे रखा है। क्या दे रखा है, पी है, ओ है, एल है और ई है, पोल दे रखा है। अब बात करें पोल की, तो देखिए यह 5 पे होता है, एल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है और पी आपका 16 पे होता है। अब यह देखिए हम क्या करेंगे सीधे, तो हम सबसे पहले हम +2 करेंगे। +2 करेंगे तो 16 2 18 होता है और 18 पे आपका आर होता है और फिर हम +4 करेंगे, 15 4 19 होता है और 19 पे आपका एस होता है। एल देखिए, एल आपका 2 4 6, अब 1 मिनट, 6 आपका बढ़ा, 12 6 18 होता है, 18 पे आपका आर होता है और देखिए फिर आपका 4 2 6 और आपके बाद 8 जोड़ेंगे तो आपका
8 5 और 13, 13 में आपका क्या होता है, तो 13 पे आपका m होता है, ये 13 हो जाएगा। RS RM ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो RS RM विकल्प हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि पहले युग्म में लागू तर्क का जो है अनुसरण करता है, यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर विकल्पों से प्रस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो क्या दे रखा है आपका, देखिए 19 और 400 दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको प्रत्येक आपका कराया है। तो इसके लिए देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो 19 में एक जोड़ देंगे, 19 में एक जोड़ देंगे 20 आएगा, और 20 का क्या करेंगे, 20 का वर्ग कर देंगे। तो 20 का वर्ग आपका 400 होता है। उसी प्रकार देखिए 6 दे रखा है, 6 में क्या करेंगे, 6 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 7 आएगा, और 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग तो 7 का वर्ग आपका 49 होता है। तो ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा कि निम्नलिखित अंकों को अनुक्रम में ऐसे कितने बार 3 आया है, कितनी बार 3 आया है जिसके तुरंत बाद आपका 4 नहीं आना चाहिए। तो अब ये ऑप्शन आप ढूंढते हैं। तो देखिए आपका 4 और 3, उसके बाद आपका पहले आपका आया है ना 4, पहले आपका 4 आया है, और यहीं फिर आप देखें तो कहाँ पर है, तो फिर आपका देखिए यहाँ पे है 4 3, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे फिर आपका देखिए 4 और 3 आपका यहाँ मिलेगा, ये मिल गया 3, फिर आपका देखिए 4 और 3 आपका फिर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ऐसे टोटल कितने हैं, ऐसे टोटल आपके 4 हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे कितने सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद आपका एक विषम संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो आपका एक तो देखिए 6 और 7 हो जाएगी, आपकी सम संख्या हो जाएगी, और जिनके बाद आपका क्या है, ये तो एक विषम संख्या है। फिर 8 और 3 देखिए कहाँ पर है, 8 3, 8 और 3 है। उसके बाद फिर कहाँ है, तो 4 और 5 हैं, 4 और 5 के बाद आपका क्या है, तो 8 और 9 है। उसके बाद भी है कोई, तो आपका 2 और 7 हो जाएगा, 8 9 और 2 और 7, 2 और 7 हो गया। अब तो फिर और कहीं है तो नहीं है, तो 3 2 5 हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। कह रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात करना है आपको। तो अगली संख्या को ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, अब यहाँ से 197 से 216 जो माइनस करेंगे, यानी अगर हम डिफरेंट देखेंगे तो 19 का डिफरेंट आएगा। अब फिर अगर हम जो है एक 216 से 244 का देखेंगे तो हमें 28 का गैप मिलेगा। उसके बाद अगर 244 से 281 का फासला देखें तो हमें 37 का गैप मिलेगा, 37 का गैप मिलेगा। अगर हम 281 से 237 का गैप देखें तो हमें कितने का गैप मिलेगा, हमें 46 का गैप मिलेगा। अब 46 का गैप मिल गया। अब यहाँ देखिए 19 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 19 और आपका 9, आपका देखिए आपका यहाँ पे 9 का गैप है, 9 का गैप। अब 28 से आपका 37 की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपका गैप कितना मिलेगा, यहाँ भी आपको 9 का मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब भी हमें 9 का गैप मिलेगा। अब 9 का गैप मिल गया तो अब 9 का गैप मिल गया, 46 में हम कितना जोड़ दें, तो 46 में 9 जोड़ दें तो 46 9 आपका 55 हो जाएगा। क्या करेंगे, 227 में अगर हम 55 ऐड कर देते हैं
तो 7 5 12, 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, 5 2 7 1 8 और आपका 3, 385 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए हम ऑप्शन देख पा रहे होंगे आपका कहाँ पे है, तो 382 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा श्रृंखला में अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 57 है, तो ऑप्शन देखिए अगर हम क्या करें, तो यहाँ पे देखिए हम आपका दे रखा 7 दे रखा है, 7 और गुणे 1 कर दें, उसके बाद क्या करें -1 कर दें, तो हमें 6 आपका जो है ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अब फिर देखिए आपका 6 गुणा 2 कर दें, 6 गुणे 2 कर दें और -2 कर दें, तो 6 दूना 12 और -2 आपका 10 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपका फिर 10 गुणे हम 3 करके फिर -3 कर देते हैं, तो 10 3 30 और माइनस घटाएंगे आपका 27 आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए आपका कितना 27 आ गया ना, 27 और गुणे 4 करके -4 कर देते हैं, तो अब 27 गुणे आपका 4 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 104 आ जाएगा। अब 104 गुणा हम कर देते हैं कितना, 104 गुणा कर देते हैं 5 और इसमें से माइनस भी 5 कर देंगे, तब देखिए कितना आ जाएगा, तो आपका 515 आ जाएगा। 515 कहाँ पे है, ऑप्शन देखिए 515 ऑप्शन नंबर सी में है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वेन आरेख को संबंध को दर्शाता है, तो कह रहा कि वनस्पति जगत, आवृत्ति बीज, एंजियोस्पर्म और आपका पाइनस दे रखा है। अब पाइनस दे रखा है तो वनस्पति जगत को और आपका आवृत्ति बीज यानी एंजियोस्पर्म और पाइनस को आपका कौन सा जो है आपका संबंध जो है बता रहा है, कौन सा आरेख जो है इसे आपका संबंध बता रहा है। देखिए आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी भी देख लीजिए। तो अगर बात करें 58 का, तो 58 में ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी आप देखिए कहाँ पे है, तो डी ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये जो आपका डायग्राम है सही बैठेगा। अब देखिए कथन क्या कह रहा है, कह रहा सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए खेती की पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। श्री रवि के पास 50 एकड़ ज़मीन है। तो क्या कह रहा है, कह रहा श्री रवि सोयाबीन की खेती कर सकते हैं और कह रहा श्री रवि लौंग की खेती कर सकते हैं, उपरोक्त विकल्प में से आपको चुनाव करना है। तो अब ऑप्शन देखिए ए आपका यहाँ पे है और यहाँ फिर देखिए क्या कह रहा है, तो हम जो है इसमें निष्कर्ष लगाते हैं डी। ना तो निष्कर्ष हमारा एक होगा, ना ही हमारा निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्यों, क्योंकि रवि के पास 50 एकड़ ज़मीन है जो कि सोयाबीन और लौंग की खेती के लिए पर्याप्त है, लेकिन श्री रवि सोयाबीन की खेती या लौंग की खेती करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ना हो हमारा निष्कर्ष एक निकलेगा, ना ही दो निकलेगा। तो अब देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 60 है ना, 61 होगा। देखिए क्या कह रहा है, कथन है क्या क्या बच्चों को कॉफ़ी पीने की अनुमति होनी चाहिए, तो तर्क है इसी बेस पे, हाँ बच्चे पेट की समस्याओं से पीड़ित हैं, हो सकते हैं, कैफीन की उत्तेजक प्रकृति के काम के कारण भूख जो है कारण कम भूख लगती है, और सेकंड कह रहा नहीं, रात में काफ़ी पीने से नींद की समस्या होती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हम 61 का ए लगा देंगे, यानी ऑप्शन ए। तो हाँ बच्चे पेट की समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, कैफीन की उत्तेजक प्रकृति के कारण भूख कम होती है, तो ऑप्शन ए इसमें जो है हमारा वह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन, कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी
का एक देश के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्वानुमान कह रहा है क्रियोजेनिक इंजन का उपयोग न भारत की साख है और विकसित देशों के बीच इसकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। कह रहा प्रधानमंत्री ने इस देश के विकास के लिए आधुनिक और प्रौद्योगिकी को ज्ञान को विकसित करने के लिए छात्र समुदाय को जो है आह्वान किया है। अब बात करें इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए आपका क्या कह रहा है, तो पूर्वानुमान 1 या पूर्वानुमान 2 में से कोई भी आपका अंतर्निहित इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका की बात की गई है, लेकिन पूर्वधारणा एक आपका क्रियोजेनिक इंजन का उपयोग और सेकंड आधुनिक प्रौद्योगिकी के ज्ञान को विकसित करने की बात कर रहा है। इसमें कोई भी पूर्वधारणा आपका अंतर्निहित नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, कह रहा पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए फ़ोटो एक अच्छी सहायता होती है। ध्यान से देखिए, कह रहा पुरानी फ़ोटो को ताज़ा करने के लिए फ़ोटो एक अच्छा सहायता होता है। और पूर्वानुमान कह रहा है आधुनिक पीढ़ी की को अपने अतीत को याद तक पहुंचा देती है। अतीत की यादों को याद करते हुए हर कोई खुश महसूस करता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल आपका पूर्वानुमान 2 इसमें जो आपका निहित होगा। कौन सा? इसमें आपका 2 निहित होगा कि अगर बात करें तो देखिए आपका अतीत को याद करते हुए हर कोई खुश महसूस करता है। इसी वजह से पूरा आपके पुरानी यादें ताज़े करने के लिए फ़ोटो एक अच्छा सहायता होता है। 61 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित कुछ भाषा में आपको क्या दे रहा है। 178 का अर्थ है रेड हिस्ट्री बुक, 586 का अर्थ है दे मेड हिस्ट्री और 741 का अर्थ है और आपका रेड गुड्स बुक्स। तो इसमें आपको मेड का आपको कोड अंक बताना है। ये रहा मेड दे रखा है ना आपका 63 नंबर में। तो अब बात करें देखिए आपका यहाँ, अगर देखिए यहाँ पे आपका बुक है ना। अब बुक्स है तो बुक्स आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बुक्स है। और फिर आपका देखिए हिस्ट्री भी आपका यहाँ पे है और हिस्ट्री आपका यहाँ पर भी है। तो ये कॉमन आपको मिल गया। उसके बाद देखिए आपका बुक्स भी दे रखा है, बुक्स भी मिल गया। और फिर आपका देखिए यहाँ पे इस तरह से इसमें 8 मिल जाएगा, इसमें भी आपका 8 मिल जाएगा। अब इसमें देखिए 7 का तो आपका 7 है ना, 7 का आपको रीड हो जाएगा और 1 का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, 1 का अर्थ आपका बुक्स हो जाएगा। तो इसमें बात करें मेड का कोड, या तो आपका क्या होगा, मेड का कोड ऑप्शन सी लगा देंगे, या तो आपका 5 होगा या तो 6 होगा। कह रहा है कि वह विकल्प आपको चुनना है जो विकल्पों में से एक असंगत से शब्द है। तो कह रहा शिप है, कार है, ट्रेन है और ट्रक है। तो अगर बात करें 64 नंबर प्रश्न की, तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, शिप हो जाएगा। अब देखिए कार, ट्रेन, ट्रक एक ऐसा वाहन होता है जिसमें पहिया होती है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। जबकि शिप क्या होती है, वह पानी के अंदर चलती है और इसलिए समूह आपका ए अलग हो जाएगा। यह पानी के अंदर आपकी शिप यानी SHIP शिप जो होती है आपकी पानी के अंदर चलती है। अब 65 नंबर के क्या कह रहा है, कह रहा एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है उसके पिता के पिता यानी उसके दादाजी इकलौते बेटा मेरा पिता है, इनका इकलौता बेटा मेरा पिता है। तो उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो देखिए वह महिला उस पुरुष की क्या हो जाएगी, तो उसकी सिस्टर हो जाएगी, बहन लगा देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कह रहा है एक महिला पूर्व दिशा की ओर 16 किलोमीटर चलती है। तो पूर्व दिशा की ओर जो है कितना चल रही है, तो 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर वह पूर्व की ओर चल रही है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ने पर वह कितना चलती है, तो दाएं मुड़ जाती है वह 8 किलोमीटर चलती है। यहाँ 8 किलोमीटर वह चली। फिर क्या कह रहा है,
फिर कह रहा है कि दाएँ मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। वह दाएँ मुड़ जाती है और 9 किलोमीटर चलती है। फिर क्या है, फिर वह देखिए यहाँ पे दे रखा है। फिर आगे मैं ऑप्शन में आगे बताता हूँ आपसे। अब देखिए कह रहा है कि फिर वह उत्तर दिशा की ओर 16 किलोमीटर चलता है। तो अब देखिए 8 यहाँ पे हो जाएगा और 8 आपका 16 इधर हो जाएगा। ये 16 इधर हो गया। तो अब 16 चला, उसके बाद अंत में वो दाएँ मुड़ता है और 18 किलोमीटर फिर चलता है। 18 मीटर, अब 18 किलोमीटर यहाँ देखिए 16 यहाँ हो गया और 2 और बढ़ा देंगे, 18 यहाँ हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर कह रहा है कि 8 किलोमीटर, वह कह रहा दाएँ अंत में दाएँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो अंत में वह दाएँ मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है। तो अब उसका बात करें, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है। तो देखिए शुरुआती बिंदु से तो 8 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा और आपका 16, 8 और 8 16, 16 और आपका 9 जोड़ देंगे और 16 9 आपका कितना हो जाएगा, तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो 8 यहाँ से चलेंगे और फिर यहाँ देखिए कितना है, तो 16 यहाँ पे है, तो और 9 तो आपका ये 9 इधर हो जाएगा। कह रहा है एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। ए दाईं ओर 30वां है, बी दाईं ओर से 25वां है। यदि ए और बी आपस में स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो पंक्ति 50 व्यक्ति हैं, तो ए का स्थान बाईं ओर से क्या होगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि पंक्ति में आपके दाएं बाएं आपके स्थान बदल दे रहे हैं। तो बात करें तो आपका 25वां कह रहा है ना, क्या कह रहा है, तो 25वां कह रहा है, तो 25 में आपका एक ऐड कर देते हैं तो आपका 26वां हो जाएगा। अब 26वां हो जाएगा तो ऑप्शन देखिए ए बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब टोटल आपके 50 हैं, ए का स्थान दाईं से 30वां है और बी का जो स्थान है दाईं ओर से 25वां है, और ए भी अगर आपस में बदल दें तो दाईं ओर से यह 25 होगा और ए जो होगा वह व्यक्ति 25 आपके शेष बचेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, तो अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा लगाते हैं। इसमें हम ऑप्शन ए पहले लेते हैं, क्योंकि भाग आपका दे रखा है ना, तो 42 हो जाएगा और आपका भागा आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका बराबर 2 गुणे 9 माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 छक्का आपका 42 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा बराबर 2 गुणे 9 माइनस का 3। अब माइनस का 3, तो 9 6 आपका 15 हो जाएगा और इधर आपका 9 दूना 18 और माइनस का 3 आपका 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल जो है सही है। अब कह रहा है अगर 9 जून 2011 को सोमवार है तो 7 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए जून का कोड कितना होगा, जून का कोड आपका 0 होगा, जुलाई का 3 और अगस्त का 3, सितंबर के 2, अगस्त के 3, अक्टूबर का 3, नवंबर के 2 और आपका दिसंबर का 7। यानी देखिए आपकी बात करें तो आपका जून दे रखा है ना, जून का कोड कितना हो जाएगा, जून का कोड आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, जुलाई का कोड आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद आपका अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, अगस्त का कोड आपका 3 हो जाएगा। और फिर आपका अक्टूबर का कोड 2 और फिर आपका सितंबर का कोड आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपका सितंबर, फिर आपका अक्टूबर, यानी इस तरह से अगर यह कोड हम निकालें तो ये आपका 20 आपका टोटल आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 में 7 से माइनस कर देंगे, 7 दूना 14 और आपका 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 6 का मतलब क्या होता है, तो 6 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सोमवार है ना, सोमवार है, एक दिन जोड़ देंगे
तो आपका रविवार आ जाएगा। कह रहा कि सभी शहर कस्बे हैं, सभी जो शहर हैं सभी शहर क्या हैं, तो सभी शहर कस्बे हैं, सभी शहर कस्बे हैं और सभी कस्बे राज्य हैं। सभी कस्बे क्या हैं, सभी कस्बे राज्य हैं, राज्य हो गए। और कह रहा कि कोई राज्य महाद्वीप नहीं है, तो कोई राज्य जो है वह ये आपका महाद्वीप हो जाएगा, महाद्वीप। तो निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है कुछ शहर राज्य हैं, तो कुछ शहर आपके राज्य हैं, तो कुछ शहर आपके राज्य हैं, क्या सही है? तो देखिए शहर आपका यहाँ पे, राज्य यहाँ पे है, तो कोई आपका संबंध नहीं है। मेरा कोई शहर महाद्वीप नहीं है, तो यह भी आपका नेगेटिव दे रखा, तो ये आपका, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हम डी लगा देंगे। ऑप्शन डी का मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या कह रहा था, तो ना तो हमारा निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, ना तो हमारा दो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए पी क्यू आर एस टी, ये एक गोल टेबल के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहीं देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो कह रहा कि पी आर के बाएं तीसरे स्थान पर है। पी को यहाँ बैठा देते हैं, पी को एक मिनट देखिए, पी को यहाँ बैठा देते हैं। पी आर के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो पी आर के बाएं जो है देखिए आर को कहाँ बैठा देंगे, आर को यहाँ बैठा देते हैं। और यहाँ पे बात करें तो पी जो है आप पी को यहाँ बैठा देते हैं। अब आर को यहाँ बैठा दिया, फिर कह रहा है एस के दाहिने तीसरे स्थान पर है। फिर कह रहा टी पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। अब टी को या तो यहाँ पे बैठा दें, उसके बाद क्यू को यहाँ बैठा दें, फिर आपका यू यहाँ हो जाएगा, और पी आपका हो गया, एस हो गया, और एस हो गया, और आपका क्यू हो गया, टी हो गया, एस हो गया, और यू हो गया, और कौन बचा, तो आपका क्यू बचा। अब बात करें तो इसमें देखिए विकल्प डी नंबर डी क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों कथन दी गई जानकारी को मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। कह रहा पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो कह रहा अरविंद बाएं छोर से 7वां और प्रभु दाएं छोर से आपका 5वां है। तो चलिए अब देखिए आप यहाँ पे दे रखा है 74 नंबर प्रश्न, उसको छोड़िए। तो कह रहा कि यह आपका जल प्रतिबिंब बताना है इसका। तो 74 का आपका जल प्रतिबिंब बात करें 74 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो ई आपका ऐसे ही रहेगा, एल आपका देखिए एल आपका पलट जाएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और फिर देखिए आपका टी, ये आपका विकल्प सी हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको विकल्प आकृति को कौन सा पूरा करेगा, तो ये वाला विकल्प आकृति कौन सी आकृति, ये डी वाली इसे पूरा करेगी। यहाँ पे इस तरह से ये पूरा आपका बैठेगा। अब चलिए मैथ सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए आपका 989 पे 129 को 33 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए आपका 989 दे रखा है, तो इसे हम एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 990 और -1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और इसके बटे हम 129 कर सकते हैं, 129 इसके पावर कर सकते हैं, और 33 जो है इसे विभाजित कर देंगे। अब देखिए 33 से विभाजित कर देंगे तो आपका हो क्या जाएगा,
तो यह आपका शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शेषफल आपका -1 आ जाएगा। अब -1 आ जाएगा तो 33 में से हम -1 कर देंगे तो हमें 32 जो है प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा। कह रहा है कि 1680 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसे देखिए आप गुणन, एक तो आपकी भाग विधि होती है और एक आपका जो है ये हो जाएगा 2 गुणे 2 दूना 4 और 2 गुणे 2। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 7 आएगा। अब देखिए आपका 2 कितनी बार है, तो 2 आपका 4 बार में है और फिर आपका क्या है, तो 3 पे 1 है, 5 पे 1 है और आपका 7 पे 1 है। अब यह क्या हो जाएगा, तो आपका 5 आपका है, फिर आपका गुणनखंडों की संख्या बात करें तो फिर आपका 2 है, फिर आपका 2 है, 2 बार आपका 2 है, तो आपका 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना आपका 40 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है इसे हल करने के लिए कह रहा है, अब 25 है, अब 25 जब आपका बाहर निकलेगा तो आपका 5 से बाहर निकलेगा। 25 आपका 5 से बाहर निकलेगा, किससे निकलेगा 5, 5 आपका 5 से बाहर निकलेगा। अब फिर देखिए 1 मिनट देखिए, अभी आपका 261 माइनस 35 है ना, उसके बाद -95 और आपका जब ये 5 आपका किससे निकल जाएगा तो 25 आपका 5 से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा, 261 माइनस 35, फिर आपका क्या हो जाएगा, तो 95 और 5 आपका जुड़ेगा, आपका प्लस आएगा ना, प्लस आपका हो जाएगा ये, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब फिर देखिए 261 माइनस 35 और माइनस का क्या हो जाएगा, ये आपका जो 100 है आपका 10 से बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 261 माइनस अंडर रूट में आपका 25 हो जाएगा। 25 कैसे होगा, 35 में से आपका 10 जाएगा। अब फिर देखिए क्या आ जाएगा, 261 और आपका 25 का आपका 5 हो जाएगा। अब 261 में से आपका 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अब 256 किसका वर्ग होता है, तो 256 आपका 14 का वर्ग होता है। अब 14 देखिए कहाँ पे है, तो 14 ऑप्शन नंबर ए में है। अब क्या कह रहा है, कह रहा कि एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ताओं वाले दूध हैं। पहला गुणवत्ता वाला 621 लीटर, दूसरा 644 लीटर, तीसरा गुणवत्ता वाला 690 लीटर। अगर अब आपका बोतलों की न्यूनतम अभिवादित संख्या जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग दूध के बिना मिलाए जो है आपका भरा जा सकता है। अब 621 आपका दे रखा है, 621 का गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 और 27 को 23 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 621 आ जाएगा। अब फिर आपका कितना दे रखा है, 644 दे रखा है। 644 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 और 28 गुणे आपका 23 कर देंगे। उसके बाद क्या है, 690 है। 690 के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 या 6 और 6 25 30 और 30 में आपका 23 से हो जाएगा, 30 में 23 से हो जाएगा। अब बात करें तो 41 621 और 644 और 690 का अगर मैं से बात करें तो देखिए सबका कॉमन आपका 23 मिल रहा है, तो 23 हमारा ऑप्शन डी में है। अब कह रहा है कि इनका जो है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। अब देखिए
इसको आप होमवर्क लीजिए, ये आप होमवर्क लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है और आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा आपका प्रश्न इसमें होना चाहिए। अब कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भिन्न आपको ज्ञात करना है। अब भिन्न ज्ञात करने के लिए देखिए क्या दे रखा है आपका। अब यहाँ देखिए आपका 8 6 8 6 आपका ना आपका रिपीट हो रहा है, 8 6 8 6 आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिए क्या आपका करेंगे, अब 8 6 8 6 आपका रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ आप करेंगे आपका 0.46868686 यह समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 100x बराबर आपका 46.8686, ये आपका समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण 2 से में से घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 99x बराबर आपका 46.4 आ जाएगा। अब x का मान चाहिए, x बराबर आपका हो जाएगा 46.4 और बटे में आपका 99 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 464 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 990। आपका 100 से यहाँ पे आपका 100 से मल्टीप्लाई हुआ है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि एक निश्चित धनराशि में एक निश्चित राशि XYZ क्रमशः 13 14 15 के अनुपात में वितरित किए जाने हैं, लेकिन गलती से क्रमशः 7 8 6 के अनुपात में वितरित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप Y को 170 कम प्राप्त हुआ, तो राशि में आपको रुपया में ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, तो आपका हो जाएगा 14x और बटे का क्या हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 13 प्लस 14 और प्लस आपका 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और बराबर क्या दे रखा है आपका, फिर आपको यहाँ दे रखा है बराबर लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस 6 बटा आपका क्या हो जाएगा 6/7 प्लस 6 प्लस आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बराबर आपका कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। 170 कम प्राप्त होते हैं ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 और बटे का आपका 42 हो जाएगा, 4 3 7 और 42 हो जाएगा। x माइनस का 6x और आपका बटे का 21 हो जाएगा। अब बराबर का कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 14 3 आपका 42 हो जाएगा, यानी x बटे आपका 3 आ जाएगा और माइनस का 2x और अपॉन में आपका 7 हो जाएगा, बराबर आपका 170 हो जाएगा। अब देखिए 7x माइनस का 6x बराबर का 170 हो जाएगा। अब 170 हो जाएगा और गुणे आपका 21 हो जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा 3570। ऑप्शन ए हम करेक्ट कर देंगे। अब बात करें तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी आपको मैं मैथ प्रोवाइड करा दूंगा PDF के तौर पर, आप वहां से देख लीजिएगा। 2 4 आपके 4 5 क्वेश्चन छूटे हैं, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आपको लास्ट में थोड़े बड़े बड़े दिख पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें जो है स्क्रीन पर आएगा नहीं, तो इन्हें आप देखने के लिए, बाकी तो आपका रीजनिंग हो ही गई है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।